है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगला है किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना, इसी को तो विवर्तन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवर्तन। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा साथियों। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद सबसे कम झुकने वाला प्रकाश कौन सा है। तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद जो सबसे कम झुकने वाला प्रकाश है वो कौन सा होता है भाई। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकाश। लाल रंग सबसे कम झुकता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछे सबसे अधिक कौन सा रंग या कौन सा प्रकाश झुकता है तो याद रखिएगा बैगनी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है। तो लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन का धनात्मक चिन्ह होता है वह यही बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। यही बताता है ना कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये में लिखा है इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। बिल्कुल। वाहनों के साइड में इनका उपयोग होता है। हाँ बिल्कुल। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ भाई, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसके अलावा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। आवर्धन यानी एम का सही सूत्र क्या है, ध्यान से देखिएगा। आवर्धन का सही सूत्र क्या है ये आपको बताना है। ए में लिखा हुआ है एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, बिल्कुल सही है। बी में लिखा हुआ है एम बराबर माइनस बी बाई यू होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, कौन सा सही दर्पण सूत्र है जब u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी व f दर्पण की फोकस दूरी है। तो आप सभी जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है ना। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, त्वरण को किससे अधिसूचित किया जाता है। देखिए त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है। त्वरण को आप कैसे संकेत करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन, जिसको स्मॉल ए से जो है आप संकेत करते हैं। भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन जड़त्व का उदाहरण है, बताइए। इनर्शिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है जड़त्व का उदाहरण। देखिए न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जड़त्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है मेज पर रखी स्थिर पुस्तक, बिल्कुल ये जड़त्व का उदाहरण है। मेज पर रखी स्थिर पुस्तक ये जो है जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति में ना आए उस बल को क्या कहते हैं। वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति में ना आए उस बल को क्या कहते हैं। तो इसी का तो संतुलित बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, संतुलित बल। आगे देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह नियम कौन सा है। यानी F इक्वल टू एम इंटू ए। बताइए कौन से नियम का यह उदाहरण है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है न्यूटन के दूसरे नियम से, तो द्वितीय नियम का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जी इसका एक फेमस एग्जाम्पल, जैसे कि जब कोई भी क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट में जब कोई भी फील्डर कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ते वक्त वो हाथ को अपने पीछे की ओर खींचता है, यही तो न्यूटन के दूसरे गति का नियम का उदाहरण है। कल भी आपसे पूछा था पेपर में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, द्वितीय नियम। आगे देखिए, हवा के बहाव की दिशा में या हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल कैसी होती है। देखिए हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की जो चाल होती है ना वो घटती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, घटती है। ध्वनि की चाल ज्यादा से कम से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में यानी सॉलिड में, उसके बाद होता है साथियों लिक्विड में, और फिर होता है गैस में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी ठोस, द्रव और गैस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, कान का कौन सा भाग ध्वनि को एकत्रित करता है, बताइए। कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि को एकत्रित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप बता सकते हो। आंसर बताइए क्या होगा, बाहरी भाग। देखिए कान का जो बाहरी भाग होता है जिसको कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं, जिसको पिन्ना भी कहते हैं, पिन्ना, ठीक है, वहीं से ध्वनि को एकत्रित किया जाता है। तो बाहरी भाग करेक्ट आंसर होगा। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 20 kg है उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग क्या होगा, संवेग यानी P बराबर होता है m इंटू वी। m का मान 20 kg और वेग आपको 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना संवेग क्या होता है, m इंटू वी होता है, तो m भी केवल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग, देखिए यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु का वेग क्या होगा। यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो भाई वस्तु का वेग क्या होगा, तो एक समान त्वरण होगा ना इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक समान त्वरण। निम्न में से गति का सही समीकरण कौन सा है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से गति का सही समीकरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि गति का पहला समीकरण है, यही आपका सही है। बाकी ये दोनों गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है साथियों, पूछा जा रहा है, बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखिए केल्विन होता है ना, केल्विन करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा साथियों आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखो एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में क्या होगा।
अब मैंने कितनी बार बताया है कि सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो सिंपली उसमें आप 273 डिग्री ऐड कर दीजिए। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 351 केल्विन आपका मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर यानी लंबवत है, 90 डिग्री यानी लंबवत है, तो इस पर बने तो कार्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ बराबर, देखिए वर्क बराबर क्या होता है, यहां पर मैं आपको बता ही देता हूं, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा ये होता है साथियों। और यहाँ पर देखो कॉस 90 डिग्री है ना, कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। यहाँ पर कोई भी वैल्यू, डी का मान जितना भी हो, एफ का मान कितना भी हो, आप सभी को पता है, कोई भी वस्तु को जब आप 0 से गुना करते हैं तो मान आपका 0 आता है ना। तो इस क्वेश्चन का भी मान आपका 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किस किस पर निर्भर करता है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh। यानी ये देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल भी शून्य नहीं है और विस्थापन भी शून्य नहीं है लेकिन कार्य शून्य है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो यही होगा भाई, अभी मैंने बताया था कार्य शून्य कब आएगा, जब वो लंबवत होगा यानी 90 डिग्री पर होगा। बल और विस्थापन लंबवत है, इसका मतलब यही है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के योगफल को क्या कहते हैं, तो इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यांत्रिक ऊर्जा। प्रतिरोध हमेशा चालकता के साथ कैसा होता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है ना साथियों, हमेशा चालकता के व्युत क्रमानुपाती होता है भाई। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, व्युत क्रमानुपाती। टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन का उपयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं, फिलामेंट के रूप में, विद्युत हीटर में नहीं, विद्युत मोटर में नहीं। ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट आंसर होगा। श्रेणी क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है। बताइए श्रेणी क्रम संयोजन के चालक तारों में क्या होता है भाई। धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होती है। इसमें धारा समान होता है ना और विभवांतर अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, घरों में कौन सा विद्युत संयोजन होता है, जो घरों में हम वायरिंग कराते हैं उसमें कौन सा संयोजन होता है। तो इसमें साथियों क्या होता है, देखिए करेक्ट आएगा समानांतर क्रम संयोजन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रतिपादन किया था किसने। तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रतिपादन किसने किया था, यह पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा ऑरस्टेड ने। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या कौन सी होती है भाई। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। तो ये जो परमाणु संख्या है ये कौन सी संख्या होती है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन